सकता है। अब देखो भाई व्यंजनों को, हमने देखा था कि मूल व्यंजन 33 है, तो कुल व्यंजन का याद रखो, कुल व्यंजन 39 है। कुल व्यंजन 39 कैसे है? तो मूल व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़े जाते हैं और संयुक्त व्यंजन जोड़े जाते हैं। कैसे कैसे? मूल में 33 तो ये हो गए मूल, उत्क्षिप्त हो गए 2 और संयुक्त हो गए 4। कितने हो जाएंगे? 33 में 2 जोड़े 35, 35 में 4 जोड़े 39। समझ गए? इस प्रकार से कुल व्यंजन 39 होते हैं, लेकिन मूल 33 ही होते हैं। अब संयुक्त में कौन कौन से होंगे? तो 6, 11, स। उत्क्षिप्त कौन कौन से होंगे? येड़ा और येड़ा, ये दोनों उत्क्षिप्त होंगे। अब आपके पास एक और व्यंजन देखने को मिलता है, संयुक्त व्यंजन ध्या। इसको लिखा कैसे जाता है? दा और या को जोड़कर, दा और या को जोड़कर लिखा जाता है, तब ये संयुक्त कहलाता है। अब इस संयुक्त व्यंजन को यहाँ क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि इस व्यंजन को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अलग अलग करके स्पष्ट रूप से भी लिख सकते हैं, इसीलिए इस व्यंजन को यहाँ नहीं लिखा गया। लेकिन इन सभी व्यंजनों को अलग अलग करके नहीं लिख सकते, इन सभी व्यंजन को अलग अलग करके नहीं लिख सकते। देखो कैसे, हमको छा तैयार करना है, छा कैसे होगा? आधा का और सा, ठीक है। अब अगर हमें लिखना हो कक्षा, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं कक्षा? कभी लिख पाएंगे? ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। कक्षा लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा? ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इस छा को हम अलग अलग करके इस तरह से नहीं लिख सकते। अब आते हैं त, ये कैसे बनेगा? तो आधा त, ये मान लो इसको ऐसा कर दिया, तो इसको हलंत लगा दो और रा। अब इसको लिखना हो त्रिलोक, तो क्या हम ऐसे लिख देंगे? त्रि लोक, नहीं लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे त्रिलोक। अब चाहिए हमें ज्ञा, ज्ञा कैसे लिखते हैं? आधा जा धन या, आधा जा और या को मिलाकर। तो अगर लिखना हो हमें इनको अलग अलग, तो क्या लिखेंगे? विज्ञान या फिर विज्ञान, क्या लिखा जाएगा? अब अगर उसको ऐड करना है हमें सा, इसको देखना है, तो इसमें आधा सा ये वाला और धन रा। कैसे लिखेंगे? अगर परिश्रम लिखना हो तो प री स र म, ऐसे करके। हलंत तो नहीं, क्योंकि या तो पहले से ही है। ऐसे करके लिखेंगे परिश्रम, या फिर ऐसे लिखेंगे परिश्रम। कैसे लिखा जाएगा? अब आते हैं ध्या। ध्या को देखें तो ये बनता है दा से धन या से। हमको लिखना है विद्यालय, तो हम विद्यालय ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि इसके दोनों ही रूप सही हैं, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ये वाला रूप सही माना जाता है एनसीईआरटी द्वारा, इसके द्वारा एनसीईआरटी द्वारा। अब अगर एग्जाम में आता है, परीक्षा में आता है आपके पास प्रश्न कि भाई वर्ण विच्छेद करो विद्यालय का, ऐसे वाला धागा वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा। तो अगर वर्ण विच्छेद में ऐसा कुछ लिखा गया है तो भी सही होगा, और ऐसा कुछ लिखा गया है तो भी सही होगा, दोनों ही रूप सही होते हैं इस धागे। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम तोड़कर भी लिखकर सही कह लेते हैं, इसको तोड़कर लिखकर सही माना जा सकता है, लेकिन इन सभी को तोड़कर लिखा जाएगा ना, तो ये कभी सही नहीं होंगे। इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि संयुक्त के साथ ही, संयुक्त होने के बाद ही इनको लिखा जा सकता है, लेकिन इसको बिना संयुक्त के भी लिखा जा सकता है।
इसलिए ये 4 संयुक्त में शामिल होते हैं, ये 4 संयुक्त में शामिल होते हैं। बाकी का ये वाला संयुक्त में शामिल नहीं होता है। इसको लिखने का तरीका कैसे बनता है, इस ध्या को कैसे बनाया जाता है, हमने यहाँ से दा उठाया, ठीक है, और यहाँ से या बना दिया, मतलब यहाँ से और यहाँ से ऐसे, समझ गए। दा लिया इतना और इसी में जोड़ दिया या, तो क्या बन जाएगा, दा और या, ये बन गया ध्या। अब इसी ध्या को सही से लिखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करने लग गए। ये जो खड़ी पाई है छोटी सी, ये धा दा दवात की है, फिर दा दवात यहाँ से यहाँ तक आया, नीचे ही घुंडी नहीं बनाई इसकी, इसी में या को जोड़ दिया तो ध्या बन गया। ये समझ गए बातों को, इस प्रकार से ये बन जाता है ध्या। तो संयुक्त व्यंजन को ये ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन ऐसे बनते हैं, ऐसे करके संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इनको बिना मतलब इनको अलग अलग करके लिखना संभव नहीं है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हम आगे पढ़ लेंगे, ये तो अभी थोड़ा सा नॉलेज देना था, उसके आगे को उसको भी बताना था, इसलिए थोड़ा समझा दिए संयुक्त व्यंजन। अब आगे हम देखते हैं कि व्यंजनों का क्रम कैसा होता है, कैसा, व्यंजनों का क्रम कैसा होता है। तो व्यंजन का क्रम 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार कौन सा होगा, वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। दूसरा क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा रूप क्या होगा, संघर्षी व्यंजन। वर्गीय कितने होते हैं, 16, अंतस्थ 4, संघर्षी 4। कुछ भूल रहे हैं क्या, सॉरी 16 नहीं 25, इस प्रकार से हो जाते हैं 33। कुल 33 व्यंजन अपने पास होते हैं, ये कहते मूल व्यंजन 33, तो 25 स्पर्शीय, 4 अंतस्थ, 4 संघर्षी। हमने देखे भी थे, यहाँ लिखे भी थे, है ना, थोड़ी देर पहले, कि भाई इतने इतने 33 मूल व्यंजन है, वही 33 व्यंजन ही हो गए। अब व्यंजनों का प्रकार क्या होगा, व्यंजनों के प्रकार या भेद, ये भी 3 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। दूसरा कौन सा होगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर। व्यंजन। तीसरा कौन सा होगा, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। मूल व्यंजन 33, कुल व्यंजन 39। कुल कैसे बने, मूल व्यंजन में 2 जोड़ दिए उत्क्षिप्त, 4 जोड़ दिए संयुक्त, बन गए तो कुल मिला के 39 व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन ये होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं, 33 मूल व्यंजन हमने पहले देख लिए। ये चारों के चारों संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त ये भी होता है, लेकिन इसको संयुक्त क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसको स्वतंत्र रूप से अलग अलग करके लिखा जा सकता है और मान्य भी होता है कि हाँ ये सही है। बाकी इन चारों को अलग अलग लिखेंगे खंडों में या टुकड़ों में, तो ये कभी सही नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जबकि ध्या को संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता। इसको इस प्रकार से भी लिख लिया जाता है, इस प्रकार से भी लिख लिया जाता है, और दोनों ही प्रकारों में ये सही होता है। कहता है व्यंजनों का क्रम, तो 33 व्यंजन हमारे पास थे कुल मूल व्यंजन, तो 33 व्यंजनों का क्रम होता है। ये 33 व्यंजनों का क्रम कैसा होगा, एक क्रम होगा जिसे हम बोलते हैं वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन, जो 25 होते हैं। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, जो 4 होते हैं। तीसरा होता है संघर्षी व्यंजन, जो 4 होते हैं,
इनको जोड़ा गया तो 33 कुल व्यंजन हो गए। ठीक है, 33 व्यंजन इस प्रकार से बटे हुए हैं। फिर आता है व्यंजनों के प्रकार या भेद। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन, दूसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन, तीसरा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार है ना, ये 3 प्रकार ये केवल किस दृष्टि से देखे गए हैं? बोलने की दृष्टि से। ठीक है, कि इनको जब बोला जाए तो किस तरह से निकलेंगे हमारे मुख से, है ना। कब इसमें प्राण ज़्यादा लगेंगे, कब प्राण कम लगेंगे। स्वतंत्र ये बोलते हैं जो हमारे मुख के अंग हैं, जो अवयव है मुख के, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, दंत, ओष्ठ, नाक, ये सब क्या है? इनके स्वतंत्र ये हैं। अवयव बोल दो, मुख के अवयव बोल दो, मुख के अंग बोल दो, या स्वतंत्र ही बोल दो, बात एक ही है। प्राणत्व हो गया। उच्चारण के आधार पर उच्चारण कैसा कैसा निकलेगा, है ना। कब कौन सा घसीट के निकल रहा है, कब बिना घसीटे निकल रहा है, कोई जोर लगा है, कोई जोर नहीं लगा है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, तब होता है उच्चारण के आधार पर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का क्रम ऐसा होता है, और इस प्रकार से हमने ये देख लिया। ओके।